दोस्तों सोचो एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 26 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हो और कहीं सिर्फ 50 या 60 हजार लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन रहे हो। और सोचो 33% विमेन रिजर्वेशन लॉ बन चुका है लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? ये सब लिंक्ड है एक बिल से जो पास नहीं हो पाया, 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026। आज समझते हैं कि इस बिल के पास ना होने का इंडिया की पॉलिटिक्स पर या इंडिया की सियासत पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला और बड़ा इम्पैक्ट है विमेन रिजर्वेशन डिले। लॉ ऑलरेडी पास हो चुका है लेकिन कंडीशन है कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन, तब जाके रिजर्वेशन। तो 2021 में सेंसस हुआ ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि 2019 में जो है वो कोविड आ चुका था, इसलिए 2029 इलेक्शंस में भी रिजर्वेशन नहीं आएगा। अब 131 अमेंडमेंट इस कंडीशन को हटाना चाहता था लेकिन अब रिजर्वेशन सिर्फ पेपर पर है। और क्योंकि सीट्स 543 हैं तो 33% रिजर्वेशन का मतलब है लगभग 180 सीट्स रोटेट होगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉलिटिशियंस आउटसाइडर को चांस देने के बजाय अपनी फैमिली की लेडीज को सीट देंगे। अब दूसरा बड़ा इशू है लोकसभा का साइज। लिमिट है 550, जब पॉपुलेशन थी इंडिया की तकरीबन 55 करोड़। आज इंडिया की पॉपुलेशन है 145 करोड़, इसलिए एक एमपी एवरेज 26 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको कंपेयर करिए दूसरे कंट्रियों से। अमेरिका में 7 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी होता है, यूके में 1 लाख के ऊपर एक एमपी होता है, जर्मनी में 1 से 1.25 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी होता है, पाकिस्तान में 7 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी होता है और इंडिया का रेशियो कंप्लीटली ऑफ है। ग्राउंड रियलिटी और भी एक्सट्रीम है। देखिए हैदराबाद में जो मलकाजगिरी है वहाँ पे 37 लाख वोटरों के ऊपर एक एमपी है। गाजियाबाद और बेंगलोर में 30 लाख वोटर्स के ऊपर एक एमपी बनता है और लक्षद्वीप में 58,000 वोटर्स के ऊपर एक एमपी बनता है। मतलब एक जगह वोट 60x ज़्यादा पावरफुल है और 1 पर्सन 1 वोट प्रैक्टिकली ब्रेक हो रहा है। अब तीसरा बड़ा इम्पैक्ट है साउथ इंडिया। डिलिमिटेशन के बाद साउथ इंडिया की सीट्स कम हो सकती है। केरला में 20 से घट के 14 हो सकती है, तमिलनाडु में 39 से घट के 32 हो सकती है और आंध्र और तेलंगाना में 42 से घट के 34 हो सकती है। अगर बिल पास होता तो सीट 850 होती और बैलेंस मेंटेन होता। साथ ही ज्योग्राफी भी बड़ी एक्सट्रीम है। लद्दाख का एमपी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और मुंबई का एमपी छोटे एरिया को कवर करता है जिसमें लाखों लोग रहते हैं। दोनों केसेस में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मुश्किल है। और लास्ट इशू है डिलिमिटेशन प्रोसेस खुद। पास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे रीड्रॉ की गई थी जिससे वोटर बैलेंस चेंज हो जाए। इस बिल का एम था इस प्रोसेस को फेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना, लेकिन बिल पास नहीं हुआ और सिस्टम सेम रह गया। अब देखिए यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिए कि एक बिल फेल होना छोटी बात नहीं है। ये डिसाइड करता है कि डेमोक्रेसी कितनी फेयर होगी। अब सवाल ये है कि क्या रिफॉर्म आएगा या सिस्टम जो है जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा।